नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कांग्रेस के हल्ला बोल की होगी। पीएमसीएच में रेप पीड़िता की मौत के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव किया और उनके नेम प्लेट पर गोबर और कालिक पोत दी। वहीं आरजेडी ने पोस्टर लगाकर सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई के बावजूद विपक्ष की ओर से किए जा रहे वार पर बीजेपी जेडीयू ने भी पलटवार किया है। आपको दिखाते हैं। पीएमसीएच में रेप पीड़िता की मौत पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है। पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय किसको बचा रहा है? 3 दिन पहले इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को बैरिकेडिंग तोड़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव किया और उनके नेम प्लेट पर गोबर और कालिक पोत दी। ये अमंगल पांडे है, पूरे बिहार के लिए अमंगलकारी है, हत्यारा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर विरोध जता रही है तो दूसरी ओर आरजेडी की ओर से अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मसले पर राजनीतिकरण भी हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता विरोध प्रदर्शन कर इस मुद्दे पर सियासी बढ़त बनाने में जुटे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार इस पूरे मामले में अब एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार की ओर से अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है वो भी जानेंगे। पहले कांग्रेस और आरजेडी की ओर से तेज हुए सियासी वार पर बीजेपी जेडीयू का पलटवार देख लीजिए। सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हाई लेवल कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट आते ही दोषियों पर कार्रवाई की गई, उन पर गाज गिराया गया। दर्दनाक घटना हुई और उस दरिंदे को, रंजीत सहनी को 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विपक्ष का कोई नेता उसका नाम नहीं लेता है। लेकिन न जाने कौन अज्ञात कारण है जिसके चलते वो नाम नहीं लेते हैं। राजनीतिक वार पलटवार से इतर अगर कार्रवाई की बात करें तो सरकार ने लापरवाही मामले की जांच के लिए 3 डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर 15 दिन के भीतर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मुजफ्फरपुर रेप और हत्याकांड को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। पूरे मामले में मुआवजे की घोषणा की मांग की गई है। हमारा मुख्य मांग ये था कि कुढ़नी के घटना में जिस तरह से दलित बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई और बिहार सरकार के पीएमसीएच में जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में रेप कर गई और जिस तरह से गवर्नर साहब महामहिम गवर्नर साहब इसमें आपकी पहल की आवश्यकता है। और वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन और राजभवन मार्च पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है। सरकार बहुत ही संवेदनशील है। 20 दिन के भीतर दोषियों को स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दी जाएगी। सरकार बहुत ही संवेदनशील है। सरकार बहुत ही संवेदनशील है और आपने देखा कि एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगह कार्रवाई हुई और 20 दिन के अंदर ट्रायल करके सरकार ने घोषणा किया है कि हम सजा भी देंगे। कानून का राज है, सरकार संवेदनशील है,
और इस तरह के घटना को सरकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए जो भी सच्चाई है उस पर कार्रवाई कानून भी करेगी और न्यायालय भी करेगी। अब उनके पास, मैंने कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो कोई भी मुद्दा को लेकर के, सरकार अगर संवेदनशील नहीं हो तब तो आप कीजिए, आप किस चीज का मांग करने जा रहे हैं। और वहीं मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की पीएमसीएच में हुई मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने आपराधिक घटना और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं और मुजफ्फरपुर बालिका रेप कांड मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएमसीएच में रेप पीड़िता की मौत पर जहां सरकार को विपक्ष का विरोध झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर गठबंधन के अंदर से भी सवाल उठने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर 3 मांग की है। चिराग ने लिखा है, इस जघन्य अपराध में शामिल सभी बलात्कारियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम दंड दी जाए। पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और स्टाफ की भूमिका की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और इलाज में जानबूझकर देरी और अमानवीयता दिखाने वाले कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जाए। हम लोग बिहार सरकार के कानून व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। वैसे तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर सीएम नीतीश से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन पीएमसीएच में रेप पीड़िता की मौत मामले में विपक्ष की ओर से कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी ओर एनडीए में होते हुए भी चिराग ने पत्र लिखकर सिस्टम को फेल बता दिया है और सवाल खड़ा किया है। उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या चिराग खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची से रेप और हत्या मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच में बच्ची की मौत को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ध्यान पश्चिम बंगाल पर ज्यादा है, स्वास्थ्य विभाग को अब जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है, साथ ही इसमें कार्रवाई को भी दिखावा बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने ऐसा ग्रहण लगाया है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि लोगों का सर दर्द का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये मंगल पांडे नहीं बल्कि अमंगल पांडे है। ये कैसा सिस्टम है? पूरी तरीके से इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर देने का काम किया है। अब आइए, चारों तरफ लूट, रंगदारी, बलात्कार, हत्या ही बिहार में। पूर्णिया हो, सीतामढ़ी हो, भागलपुर हो, अकेले मुजफ्फरपुर में अनेक बलात्कार की घटनाएं। ये जो झूठा जो कार्रवाई अमंगल पांडे जी ने किया है, इसका पर्दाफाश जो है किया जाए। आखिर क्यों नहीं आईएस ठाकुर को निकाला गया और जिस पे हमने कार्रवाई की थी वो वापस कैसे आ गया? फिर दिखावटी कार्रवाई के लिए आप उसको बाहर कर रहे हो। और चलिए बात चिराग पासवान की होगी। चिराग पासवान को लेकर उनकी पार्टी की तरफ से रोज नए बयान आते हैं, हर रोज नए दावे किए जा रहे हैं। अब उनकी पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती ने कहा कि वो शाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी बात क्यों हो सकती है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। शाहाबाद पश्चिम बिहार का वो क्षेत्र जो एनडीए के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। पिछले चुनाव में शाहाबाद से एनडीए को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, इसलिए इस बार पूरी ताकत के साथ शाहाबाद साधने की तैयारी चल रही है।
पिछली बार एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी इस तैयारी में लगे हुए हैं। 8 जून को शाहाबाद में नव संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संबोधन चिराग पासवान करेंगे। पर सभा से पहले चिराग की पार्टी के सांसद ने इशारा कर दिया है कि उनके नेता इसी क्षेत्र से चुनाव भी लड़ेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि शाहाबाद वीरों की धरती रही है, परिवर्तन का इतिहास रहा है, चिराग पासवान जी अपने गठबंधन के पक्ष में इस परिवर्तन को करा पाने में संभव है। पिछले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शाहाबाद एनडीए का सबसे कमजोर किला है। शाहाबाद की 22 में से 20 सीट पर पिछले चुनाव में एनडीए हार गई थी। जेडीयू के सभी 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। बीजेपी के 2 उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए थे। 22 में से 19 सीट पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया था। 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। बीजेपी सिर्फ आरा और बड़हरा सीट से जीत पाई थी। यही कहानी लोकसभा चुनाव 2024 में भी दोहराई गई, जब शाहाबाद की चारों लोकसभा सीट सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर पर महागठबंधन ने कब्जा जमा लिया और एनडीए का स्कोर 0 रहा। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में शाहाबाद की सभी सीटें एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी 8 जून को शाहाबाद जिले का दौरा करने वाले हैं। उनकी सभा भी होनी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दलितों को एकजुट करने में कामयाबी मिलेगी और शाहाबाद जिले से टूटकर बने भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के कुछ हिस्से में सक्रिय बहुजन समाज पार्टी को भी गाढ़ा झटका लगेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल सभी 5 दलों के आपसी समन्वय, समझौता, समर्थन, विश्वास से बिहार में 225 सीट जीतने में हम शामिल होंगे। वहीं आरजेडी का दावा है कि इस बार शाहाबाद की जनता एनडीए का खाता भी नहीं खुलने देगी। एलजेपी अपना कार्यक्रम कराए, चाहे बीजेपी कराए, एनडीए कराए, चाहे जितना जोर लगाए, शाहाबाद में एनडीए का सफाया इस बार होगा। जो 2 सीट मिला था वो भी नहीं मिलेगा। पूरे बिहार में जनता इस बार तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। कभी एनडीए का गढ़ रहा शाहाबाद इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी बन गया है। देखना ये होगा कि पिछले चुनाव में मिली हार से सबक लेकर एनडीए शाहाबाद में शह हासिल करता है या महागठबंधन फिर से एनडीए को मात देने में कामयाब होगा। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल कि कांग्रेस के मन में आखिर है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने साल 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का ऐलान किया था। उसके बाद कांग्रेस ने भी माई बहन मान योजना का अलग से ऐलान कर दिया। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में सवाल है कि जब आरजेडी और कांग्रेस साथ है तो भी योजनाओं की अलग अलग क्यों शुरुआत हो रही है? वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। देखिए ये रिपोर्ट। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुनो, पूरा बिहार देख रहा है, हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के इस बयान के सियासी मायने हैं। कांग्रेस के समर्थक आरजेडी की आंखों में खटकने वाले सांसद पप्पू यादव कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दे देते हैं जिससे महागठबंधन की एकता कटघरे में आ जाती है। पहले उन्होंने राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व सौंपने की मांग की थी। अब तो उन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस को आरजेडी से अलग अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। 13 करोड़ जनता को बचाना है ना, तो कांग्रेस को अकेले सभी जात वर्ग धर्म गरीब, जिस तरीके से राहुल जी ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान और गरीबों की इकोनॉमी की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि कोई नई रास्ते तो अख्तियार और कांग्रेस को
अकेला राह देखना चाहिए। दरअसल बिहार की सियासी गलियारों में हाल के दिनों में जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं, उसे देखकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी खींचतान को समझा जा सकता है। माई बहन मान योजना पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची है। चुनावी साल में तेजस्वी यादव पहले माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान करते हैं, जिसके महीनों बाद कांग्रेस ने भी यही घोषणा की और अब इसे लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अवगत कराने के लिए हम आए हैं और जितना हम समझ रहे हैं, महिलाएं महंगाई से बहुत त्रस्त हैं और उनको इससे राहत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। सवाल उठता है कि जब कांग्रेस और आरजेडी साथ हैं, तो फिर अलग अलग घोषणाएं और चुनावी वायदे क्यों हो रहे हैं? इसे लेकर एनडीए के नेताओं ने भी तंज कसा है। जिन योजनाओं की बात राजद की तरफ से होती है या जिन समाज के लोगों को राजद के लोग टारगेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पर चल देती है। अब तेजस्वी जी की माई बहन योजना को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी और ये सारा तमाशा राजद के लोग भी देख रहे हैं, बिहार की आम आवाम भी देख रही है। माई बहन सम्मान योजना के लिए कांग्रेस द्वारा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन तो ऐसा ही है जैसे गाछे कटहल उठे तेल। चुनाव का समय नजदीक आते ही कांग्रेसी दिन में मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे हैं। चुनाव देखते ही कांग्रेसियों को बिहार के बहन बेटियों और महिलाओं के मान सम्मान की चिंता सताने लगी है। सत्ता पक्ष के नेताओं के तंज पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भी पलटवार किया है। ये कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने मीटिंग में तय किया कि हम अलग तरीके से अलग अपनी योजनाओं का प्रचार करेंगे। बिहार की महिलाओं को महागठबंधन सरकार बनते ही 2500 रुपये प्रतिमाह माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता भले ही एकजुटता का दावा कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की पप्पू यादव की नसीहत से कई सवाल उठ रहे हैं। पटना में कई बार हुई मैराथन बैठकों के बाद भी तेजस्वी को सीएम के चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया गया। जब कन्हैया की यात्रा हुई तो आरजेडी के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है या फिर बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह अपनाना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात राहुल के बयान पर मचे घमासान की। इस साल चुनाव से पहले जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है ऑपरेशन सिंदूर। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को न्यू नॉर्मल बताया जा रहा है, तो विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है। अब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। क्या है उनका बयान और क्यों मचा है इस पर घमासान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। भोपाल में राहुल गांधी के दिए एक बयान ने फिर से सियासत गरमा दी है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर पर सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप जड़ दिए। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। यही बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही सियासी घमासान मच गया।
उनको बात करनी अगर इस तरह की है तो उन्हें बताना चाहिए कि 1962 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में उनके दादाओं दादियों ने क्या क्या गलतियां की थी, जिस कारण से कि भारत आज तक उस वेदना को भारत झेल रहा है। दरअसल अपनी गलती को ढकने के लिए बेवजह का पाकिस्तान परस्त बयानबाजी करते रहते हैं। दहशत समा गया और डर के कारण पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया और भारत के शर्तों पर सीज फायर हुआ, और आप राजनीति कर रहे हैं। और देशवासी कहीं ना कहीं सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने पराक्रम, शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन किया है, उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य और पराक्रम को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत कर रही है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने में और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे देश विरोधी ताकतों को कह लीजिए कि बल मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का उससे भद पिटता है। चुनावी साल में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत अपने चरम पर है। एनडीए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में ऐतिहासिक जीत बताकर चुनावी मंचों से जनता को साधने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष इसे कूटनीतिक कमजोरी और राजनीतिक स्टंट करार दे रहा है। अब देखना यह है कि देश की जनता इस सिंदूर की सियासत में किसे असली योद्धा मानती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी ऑफिस में कोर कमेटी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद, बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैठक की तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों को देखा जा सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। और वहीं बिहार विधानसभा में मॉक ड्रिल किया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। आपात स्थिति से निपटने की जानकारी भी दी गई है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ बना है ना? अब यहाँ पर देखिए मॉक ड्रिल कराई गई, आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। बिहार विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर मॉक ड्रिल कराई गई, मॉक ड्रिल आयोजित की गई और आपात स्थिति से कैसे निपटना है, इसको लेकर क्या तैयारी होनी चाहिए, इसकी जानकारी वहां पर दी गई और इसको लेकर रिहर्सल किया गया। और अगली खबर बाढ़ से, जहां की जनता को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने अतमल गोला प्रखंड के करजान में बने प्रखंड अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इसकी कुल लागत 30 करोड़ 13 लाख बताई जा रही है। सीएम ने 37 करोड़ 89 लाख की लागत से बने राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भी उद्घाटन किया। बाढ़ के राड़ा बीघा में 72 करोड़ 79 लाख की लागत से बने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन हुआ। बाढ़ में अनुमंडलीय अस्पताल 24 करोड़ 70 लाख की राशि से बनी अत्याधुनिक अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी भी दिखाई दिए। अच्छा हुआ, स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी होती थी, तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो विकास में ही विश्वास रखते हैं और बहुत विकास भी हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ का बनवाया और यह भी निर्देशित किया कि जो पुराना अस्पताल है उसको भी ठीक करिए। पॉलिटेक्निक 5 रुपया में पढ़ाते हैं महीना में, जबकि चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपया महीना लगता था। और माननीय नीतीश कुमार जी 5 रुपया में महीना में पढ़ाए। और करजान में अंचल कार्यालय जो बना है शानदार है, उसके बगल में पिछड़ा अति पिछड़ा आवासीय विद्यालय, वह तो आंख ठहर जाएगा जब वह भवन देखेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो खंडहर बनाने वाले लोग थे, आज माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में विकास की इबारत लिखी। और भारत में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू की जाएगी और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। जनगणना के साथ साथ जातियों की भी गणना होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड जैसे बर्फीले राज्यों में अक्टूबर 2026 से जनगणना होगी।
इस बार की जनगणना में जाति का कॉलम भी शामिल किया गया है। 2011 की पिछली जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए आमतौर पर हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 के लिए निर्धारित थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाला गया था, लिहाजा अब जनगणना का क्रम भी बदल जाएगा। और देखिए, इस बार भी नीतीश कैबिनेट ने अनुकंपा आश्रितों को निराशा दी है। दरअसल निराशा हाथ हिने लगी है। बहाली में देरी होने से नाराज अनुकंपा आश्रितों ने पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से प्रदर्शन किया और जून महीने में बहाली करने की मांग की है। अनुकंपा आश्रितों को नौकरी देना मानो पहेली बन गई है। पिछले कई साल से जो भी आश्रित हैं लगातार सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं। कई बार आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जा रहा है फाइल बढ़ गई है, अब कैबिनेट जाएगी, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे में फिर से एक बार राज्य भर के जो अनुकंपा आश्रित हैं पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन इतनी धूप और तपिश के बीच ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि चुनाव से पहले नौकरी मिल जाएगी। क्या लग रहा है, कितने साल से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं? सर, कोई यहाँ पे 10 साल से, कोई 5 साल से चक्कर लगा रहा है। हर बार आते हैं तो यही मिलता है कि अब हो रहा है, अब हो रहा है। हम लोग बहुत दिन से परेशान हो गए हैं सर। अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। बोल रहा है नियमावली अब आ रही है, अब आ रही है। इस कैबिनेट में भी बोला गया था आ जाएगी, लेकिन आज भी कैबिनेट में नहीं आया। लोग बेरोजगार हैं अब तक सर? अनुकंपा में सिर्फ 10,000 लोग के आसपास अनुकंपा में हैं जो बेरोजगार हैं सर। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार हम लोग का जो है ना सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग को अनुकंपा पे नियुक्ति जल्द से जल्द चाहिए, ताकि हम। साल से आप इंतजार कर रही है? हम 7 साल से कर रहे हैं। क्या जवाब मिलता है अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि लाखों बहाली की बात कही जा रही है, चुनावी साल है। बस नियमावली का आश्वासन दिया जा रहा है, नियमावली आएगी आएगी आएगी, बट अभी तक नहीं आई है। आज भी कैबिनेट की बैठक हुई है, बट उनमें पास नहीं किया गया है। मुझे पता है जहाँ तक कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब आज निराशा हाथ लगी है? जी बिल्कुल निराशा हाथ लगी है, और सुबह से हम लोग परेशान हैं कि आज खुशखबरी मिलेगी, बट नहीं मिली। क्या उम्मीद थी आज के कैबिनेट में? जी मोहर लगेगी जी। यही नहीं ऐसा नहीं हुआ ना। साल से पिछले हम लोग लगातार पटना आ रहे हैं सर, हर महीने आ रहे हैं। हम लोग सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब लास्ट में थक के हम लोग सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस महीने 15 जून तक हम लोग को नियमावली पास हो और इस महीने में हम लोग को नियुक्ति दे दे, हम लोग स्कूल चले जाएं। हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। उम्मीद में थे कि आज की कैबिनेट में अनुकंपा वाली फाइल पर अंतिम मुहर लग जाएगी, इसके बाद बहाली का पिटारा खुलेगा, लेकिन आज कैबिनेट से निराशा हाथ लगी है। बावजूद उम्मीदें परवान पर है, क्योंकि चुनावी साल है और सभी डिपार्टमेंट में लगातार बहाली के लिए वैकेंसी निकल रही है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को अब भी लग रहा है, सभी उम्मीदवारों को, कि जून का महीना अपना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।